प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जो आज का वीडियो है, उस वीडियो को शुरू करने के पहले बच्चों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज देश में हमारे एक पूरे विश्व के ऊपर एक संकट मंडरा गया है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा है। आपको पता होगा, आपने भी टीवी न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद शुरू हो गया है और ज़्यादा बड़ी संभावना तो ये बन रही है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। ये भी आपके सामाजिक विज्ञान का ही टॉपिक है, पॉइंट है। सो बच्चों, दुआ करना आप लोगों की ऐसे कोई हालात ना हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे इंडिया में भी कुछ ना कुछ हलचल पैदा हो जाएगी, और अगर युद्ध जैसे हालात छिड़ गए तो बच्चों, युद्ध से कभी शांति नहीं होती। इस चीज़ के बारे में आप लोग भी जान लें, और उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। उसमें सभी लोग इसमें प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में जो गैस, पेट्रोल, इन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी और बहुत सारी महंगाई बढ़ सकती है। तो दुआ करना कि ये युद्ध बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और ज़्यादा बड़ा रूप ना ले। हम अपने इस युद्ध की बात करते हैं, जो युद्ध एक आप भी लड़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। तो अभी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 6 अध्याय तक का बता दिया था। अब हम शुरू करते हैं 7वें अध्याय से। तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ा लें ब्लूप्रिंट में। तो इसमें बच्चों 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है, तो इसको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लूप्रिंट में आप लोग को जो प्रश्न बैंक है उसमें पूरे 1 नंबर दे दिए गए हैं। आप इसको देख लीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जितने भी हैं सभी को आप लोगों को पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। अध्याय 7 इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है आपका पहला टॉपिक है। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा है तो इसमें भी देखें आप लोग, इसका भी ब्लूप्रिंट देख लें सबसे पहले। तो इसमें बच्चों 2 नंबर इसको दिए जा रहे हैं और 1-1 नंबर के इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव आने हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कुछ काम की चीज़ें हैं जो देख लीजिएगा, जैसे कि फ्रेडरिक सार्यू कहाँ का कलाकार था, तो इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये कहाँ के थे? फ्रांस के। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये दीदरो ने की है। और भी हैं, जितने भी हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आप रिक्त स्थान में पहला जो है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने खालिस्तान चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो कौन सी श्रृंखला बनाई थी? इसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। इसका ऑप्शन होगा 4। फिर यहाँ पे कुछ 1 नंबर के प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? ये होगा इस टाइप का प्रश्न। तीसरा है, तो ये कब किया था? 1797 में। नेपोलियन ने इटली पर 1797 में हमला किया था। 5वां देख लीजिएगा, लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन कौन था? तो ये कौन रहा? एक अंग्रेजी कवि। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, जालवेराइन क्या था? तो जालवेराइन क्या था बच्चों? ये एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में प्रशा की पहल पर की गई थी। इनका ये है पूरा उत्तर यहाँ पे कि 1834 में प्रशा ही है। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? जालवेराइन। अब बारी आती है बच्चों अगले टॉपिक की, हिस्ट्री का। भारत में राष्ट्रवाद। तो इस भारत में राष्ट्रवाद को देखें आप, इसको दिए गए हैं 6 नंबर। 1 प्रश्न आने हैं, 2 प्रश्न आने हैं 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न आना है 4 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव इसमें भी हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसमें है, तो इसमें तो बहुत सारे और अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। रोलट एक्ट कब बना था? तो ये पारित हुआ था बच्चों 1919 को। और भी चीज़ है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो ये हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। इसको याद कर लेना। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हो गया था बच्चों? ये हुआ था अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसमें उत्तर आप लगा लें, डी वाला, 1928 को। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखना, पूर्ण स्वतंत्रता का, देश में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हो गया था? जब देश को डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब इसके बाद आप स्वतंत्र हैं। तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। फिर इसके बाद है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। या तो कुछ कर जाओ या तो फिर मर जाओ। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये दूसरा क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। देखिए, मैंने कल वीडियो दिया था, उसमें ही बताया था। ये हरे लाल निशान बहुत अच्छे से देखिएगा। ये है प्रश्न, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया?
देखें बच्चों, ये है परीक्षा अध्ययन का उत्तर। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ये अच्छा उत्तर लिखा है, देखें आप इसको। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रिटेन की जनता जब लड़ रही थी ब्रिटेन की सरकार, तो इसने क्या किया, भारत को भी इन्वॉल्व किया कि आप भी हमारे साथ युद्ध में करने आइए। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड, एक मिनट, अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि यह युद्ध लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है, अतः भारतीय जनता को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। उनने क्या किया, भारत की जनता से सहयोग मांगा, मतलब भारत सरकार से सहयोग मांगा भारतीयों से। महात्मा गांधी ने इस घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन किया। ठीक है, तो जब उनने सहयोग मांगा तो महात्मा गांधी जी ने भी सपोर्ट कर दिया कि जी हाँ, हमारे देश के लोग भी आपके साथ युद्ध में सपोर्ट करेंगे। अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, बहुत सारे भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए तथा उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक जागृत किया। ठीक है, भारतीय नेताओं ने यह मांग की कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है, उन्होंने फिर ये बोला कि जब आपके ऊपर हमला हुआ, आप अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और आप भारत देश पे कब्जा करके रखोगे, ये तो गलत बात है। तो उसका नैतिक अधिकार, तो इन्होंने क्या कहा कि भारतीय नेताओं ने क्या मांग की कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है तो उसका नैतिक कर्तव्य है कि युद्ध के बाद वह भारत में भी स्वशासन की स्थापना करे। तो उन्होंने ये कहा था लास्ट में कि आप अपने देश के लिए जब इतना सोचते हो तो सोचिए भारत के लोग अपने देश के लिए कितना सोचते होंगे। तो आपका युद्ध में हम लोगों ने आपका सहयोग कर दिए हैं, मगर जैसे ही युद्ध समाप्त हो आपको भी हमारे देश को खाली कर देना चाहिए, आप भी हमें हमारा देश वापस कर दें। समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना इस प्रश्न का उत्तर। हुआ यूं था कि जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में लागू था उस समय उन्होंने देखा, 1857 के संग्राम के बाद की बात है ये, तो देश में बहुत सारे जो लोग थे वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो ये मतलब कभी न कभी अंग्रेज सरकार को किसी न किसी बहाने से चोट पहुंचाते रहते थे भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे। अंग्रेज सरकार ने ये निर्णय लिया कि काम करें, हम एक कानून बनाएं, जिस कानून में क्या रहा कि उस कानून के तहत बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ खड़े मिल गए तो उनको मालूम सरकार बिना ही कुछ ही कारण के जेल में डाल देती थी। ठीक है, यदि कोई सभा कर रहा है, मतलब उस कंडीशन में ये हो गई थी, उस स्थिति में उस समय ये स्थिति बन गई थी कि किसी के घर बर्थडे की पार्टी नहीं हो सकती थी, 4 लोग साथ में खड़े होकर गप्पे नहीं हाँक सकते थे। अगर आपने 4 लोग इकट्ठे खड़े मिल गए तो सरकार उनको उठा करके डायरेक्ट जेल में डाल देती थी। किसी अंग्रेज ने किसी पे जुल्म किया और अगर उसने थोड़ा सा भी उसको आंख उठा के देख लिया तो उसको जेल में डाल देती। मतलब कि भारतीयों की जो स्वतंत्रता है वो एक प्रकार से छिन गई थी, सबको छुड़ा लिया गया था। तो इसको देखते हुए भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा व्याप्त था। पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, परीक्षा अध्ययन में देख लें इसका उत्तर। ये है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में से आतंकवादी अपराध नियम कहा जाता है। रोलेट एक्ट में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए निम्नलिखित बातें शामिल थी। पहला क्या था, इसके अंतर्गत बच्चों कुछ पॉइंट थे। पहला, रोलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन या सरकार के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य का दमन करने में पूर्णतया स्वतंत्र है। मतलब कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको जेल में डाल दो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। तीसरा पॉइंट क्या था, मजिस्ट्रेटों द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर क्रांतिकारी होने का संदेह हो नज़रबंद किया जा सकता था। ठीक है। और एक और पॉइंट है जो आपको इससे लिखना है, क्या कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था इस कानून से। ठीक है। तो ये एक प्रकार का काला कानून था। आपको ये 3 और 4 पॉइंट लिख देने हैं जो मैंने बताया आपको। 3 पॉइंट आपको परीक्षा अध्ययन के लिख देने हैं, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट और चौथा पॉइंट आपको ये लिख देना है। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को लास्ट में आप लिख देना। इसी कारण से भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में थे। ये हो जाएगा आपका पूरा पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया क्या था रोलेट एक्ट। एक प्रकार का काला कानून था, मतलब सरकार कितने भी जुल्म कर ले और आम जनता उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखें, प्रश्न है
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। देश की जनता असहयोग आंदोलन चला रही थी। अपना असहयोग आंदोलन क्या था कि अंग्रेज शासन का हम सहयोग नहीं करेंगे, और ये आंदोलन स्वतंत्रता पूर्वक चलता था और इसमें कुछ रैलियां भी निकाली जाती थी। तो यही रैली एक निकल रही थी एक स्थान से, कहाँ से? चौरा चौरी नामक स्थान से। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। उससे क्या हुआ? फलतः जनता में क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए, मतलब दुखी हो गए, और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन ये रहा कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देना अंग्रेज सरकार को, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। मगर एक जगह से जब रैली निकाली जा रही थी चौरा चौरी नामक स्थान से, तो अंग्रेज अधिकारियों ने उस जुलूस को रोकना चाहा, शायद एक दो लठट्ठ भी मार दिए हों, तो जिसके कारण वहाँ की जनता में, रैली वाली जो जनता थी उसमें गुस्सा आ गया। पूरी रैली की जनता रही थाने में घुस गई और थाने में आग लगा दी, जिसमें क्या हुआ था? थानेदार के साथ 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस बात से गांधी जी दुखी हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। बच्चों एक बात बताऊं, सोशल साइंस जो होता है उसमें ज़्यादा पूरी की पूरी A to Z लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती। आपको ये घटना समझ में आ गई ना? अब आपको जितना अच्छे से आप इसको लिख सकते हो लिख दो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो देखें इसका उत्तर। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, सत्य आग्रह, मतलब कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रतिशोध मतलब गुस्से की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है ना? और फिर यहाँ से ये लिख देना, सफल हो सकता है, यहाँ तक आप लिख देना। फिर लिख देना, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। कहाँ से? यहाँ से पूरा आपको लिखना है यहाँ तक, और इसके बाद ये लाइन लिख देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड। बच्चों बहुत अच्छे से सुनना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को, बहुत अच्छे से सुन लो, याद हो जाएगा। रोलट एक्ट नामक काला कानून भारत में लाया गया, जिस कानून के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतना मतलब काला कानून इसलिए कहते हैं कि ये काला कानून था, मतलब कि इसमें बिना कारण के किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। अंग्रेज अधिकारी अत्याचार करें बर्दाश्त करो, और अगर आपने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपको बिना कारण के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था, और आपको उसके बाद सुनवाई का मौका मिलता कि आप गलत थे कि सही थे। मतलब अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 4 लोग साथ में खड़े नहीं हो सकते। तो हुआ ये कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नामक एक बाग रहा, जलियांवाला नाम का एक गार्डन था। उस गार्डन में क्या था बच्चों, 10 फुट ऊंची दीवार थी। अब 10 फुट ऊंची क्या होती है आप लोगों के, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हर व्यक्ति का जो मकान होता है उसका जो कमरा की साइज होती है, जो दीवार की हाइट होती है वो लगभग 10 फुट होती है। ठीक है, हर घर में यही होता है, नॉर्मली एक ही ये साइज होती है, 10 फुट की ऊंचाई दी जाती है। अब इस ऊंचाई में तो ये जो बाग रहा बच्चों, इसके चारों तरफ 10 फुट ऊंची बाउंड्री बनी हुई थी। आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो ये हमारा जो चित्र है बना के बता रहा हूं मैं आपको, इस टाइप का ये पूरा एक गार्डन था, और इसमें बिल्कुल जितना एक दरवाजे की जगह रहती ना, यहाँ से बस अंदर जाने के लिए जगह थी। इसमें बीचों बीच एक कुआं भी था। तो यहाँ पे क्या था, ये जलियांवाला बाग रहा। इस स्थान पे पूरे पब्लिक बैठ करके, मतलब अंग्रेजों से छुप छुपा करके यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी। किसके खिलाफ? अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे मीटिंग चल रही थी मीटिंग। देखें यहाँ पे, सुनने आप लोग। जी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब अनेक गांव के लोग अमृतसर के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरल डायर ने, वहाँ का जो जनरल डायर था, इस इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है कि जिसके तहत आप लोग मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, लागू कर दिया था।
सभा में गांधी जी और डॉक्टर किचलू एवं डॉक्टर सतपाल की रिहाई के विरोध में भाषण हो रहे थे। उसके पहले एक घटना भी घटी थी कि गांधी जी को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसके खिलाफ भाषण चल रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, और ये भाषण कहाँ चल रहे थे बच्चों, ये जलियांवाला नामक स्थान पे। 3 नाम याद रखिएगा, किन किन की गिरफ्तारी हुई थी, गांधी जी, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनकी रिहाई के खिलाफ यहाँ पे भाषण चल रहे थे इस ग्राउंड के अंदर। जनरल डायर को कहीं से पता चल गया, वो क्या किया, उसने अपनी सैनिक लेकर के पहुंचा और अपने सैनिक उसने इस टाइप के शेप में खड़े किए और डायरेक्ट आदेश दिया कि फायर। और यहाँ से जब गोलियां चली तो सारे के सारे लोग मारे गए। बहुत बड़ा बच्चों नरसंहार था। ऐसे में डायर ने 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटाने का आदेश देकर मशीन गनों से लैस जनरल डायर फौजी टुकड़ी लेकर बाहर आने जाने के एकमात्र रास्ते पर मोर्चेबंदी कर दी। इसके बाद उसके सिपाहियों ने निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यहाँ से गोलियों की बौछार कर दी गई। फिर क्या हुआ, जिसमें 1000 लोग एवं 300 लोग 1000 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहायता की थी। यहाँ पे एक विभीषण था, गद्दार। इस हंसराज नाम के व्यक्ति ने जाकर के जनरल डायर को इसकी सूचना दी थी कि इस एरिया में छुप छुपा करके आपके लिए, आपके खिलाफ, अंग्रेज शासन के खिलाफ मीटिंग चल रही है। उस गद्दार की वजह से सारे के सारे इतने सारे निहत्थे भारतीय मारे गए थे। ये घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और देश की क्रांति में एक क्रोध के साथ फिर से बिगुल बज उठा तेजी के साथ। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो इसके बाद ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, किस में पूछा गया था, ये रहा, ये देखिए, ये प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा का। इसमें ये प्रश्न आया है, ये 21वां जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटी थी। किन के कारण हुआ था, 3 नेता गिरफ्तार किए गए थे। उनके गिरफ्तारी के फलस्वरूप यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, भाषण हो रहे थे। कौन कौन नेता रहे, गांधी जी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। किसने गोलियां चलवाई थी, जनरल डायर ने। किसने, जनरल डायर ने। और इसमें कितने लोग मारे गए थे, लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 300 इसमें 1 मिनट देख लूँ मैं, हाँ, 1000 लोग मारे गए थे और 300 घायल थे। ये रहा हिसाब किताब पूरा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1000 की डेथ हुई थी और 300 घायल हुए थे। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लो, ये पूछा जा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद रोलेट एक्ट क्या था, बता दिया मैंने क्या था। ये काला कानून था। ठीक है, ये एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए, मतलब बिना मुकदमा चलाए, अनिश्चित काल तक के लिए जेल में डाला जा सकता था। और इसे कब पारित किया गया था, 1919 को। फिर बहिष्कार। बहिष्कार को क्या है, बहिष्कार का अर्थ क्या है, बहिष्कार का अर्थ होता है किसी के साथ संपर्क रखना और जुड़ने से इनकार करना, बस इतना ही है। ठीक है, पिकेटिंग याद रखिएगा। पिकेटिंग क्या होता है, पिकेटिंग एक ऐसा विरोध या प्रदर्शन होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। अपने गांव देहात की भाषा में बात कर लें बेटा, दौड़ छिकाई। दौड़ छिकाई क्या होती है बेटा, एक रस्म होती है, शादी के बाद ये की जाती है ना, जब दुल्हन और दूल्हे दिवाले में पूजा करने जाते हैं। खैर हटाइए कहाँ, ये देख लीजिएगा, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है, क्या होता है गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को कार्य करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। मतलब कुछ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था। और ये कौन लेके जाता था बच्चों, ये पहुंचाते थे कहाँ पे, फिजी, गुयाना और वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पे। और ये जो जिसके तहत वो जाते थे, इस एग्रीमेंट को क्या कहते थे, गिरमिट कहते थे, तो इसलिए इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। बारदोली सत्याग्रह देख लीजिएगा, ये परिच्छेद में पढ़ लीजिएगा। साइमन कमीशन। अब आपको एक और बात बताएं बच्चों, साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन के बारे में आपको मैं बात बता दूं। साइमन कमीशन वो कमीशन था जब रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसके बाद देश में और बवाल उठ गया।
तो उस रोलेट एक्ट को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक दल बनाया कि हम आएंगे और चेक करेंगे कि ये कानून में ऐसी क्या खराबी है। मगर हुआ ये कि उस कानून में जितने सदस्य थे, जो लोग उसकी चेकिंग के लिए आए थे, सबके सब अंग्रेज। अब जबकि अंग्रेजों ने ही वो कानून बनाया और उसकी चेकिंग करने वाले भी अंग्रेज, अब बेटा अपने माल को कौन खोटा कहेगा। इसलिए भारत के लोग इसके बहिष्कार में थे, क्योंकि यहाँ देखें, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ है वो, ठीक है, क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे। कब आया था जी? 1927 में आया था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ बच्चों इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे लगभग ख़त्म ही है। ये पूना पैक्ट देख लीजिएगा चाहें तो आप लोग। फिर ये वाला प्रश्न नमक की यात्रा परीक्षा दिन के हैं, ये प्रश्न इनको भी आप देख लीजिएगा। ये शायद तिमाही परीक्षा में पूछा गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी तिमाही परीक्षा में पूछा गया था। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी, मगर वो तिमाही में पूछे गए थे। अब प्री बोर्ड में और आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न बैंक से आ रहे हैं, तो आप लोगों को प्रश्न बैंक ही पढ़ना है और इसके ही तैयार करने हैं। बात करते हैं हम अपने अगले अध्याय की। तो बच्चों ये अध्याय तो आपका हो गया। अगला अध्याय था जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व में देखें यहाँ पे ये आ गया है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो हम इसका ब्लूप्रिंट देख लें। इसमें क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें एक प्रश्न आना है ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का। अब इसके लिए ज़्यादा मगजमारी करना नहीं है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, इसे देख लीजिएगा। ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1944 को, 1944 को, इसको देख लीजिएगा। फिर रेंदर कीटर का संबंध किससे है, तो ये रेंदर कीटर का संबंध क्या है, मवेशियों से, जानवरों से है, ठीक है। ये देख ले, रेंदर कीटर का संबंध किससे है, जानवरों से। IFM का पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कॉर्न लॉ का संबंध किससे है, तो कॉर्न मतलब होता है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जानते हैं ना, मक्का, और लॉ मतलब उसका नियम, मक्के का नियम। तो मक्के का नियम एक्चुअल में क्या था बच्चों, इसको देखें आप कि ये देखें, ये लिखा हुआ है, ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता है। ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता है। फिर NEO कर लीजिएगा, कॉर्न लॉ क्या है इसको कर लीजिएगा। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे, तो नूडल्स कहाँ बनते हैं, चाइना से, है ना, चाइनीज आइटम। तो ये कहाँ से मिले थे, चीन से आए थे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था बच्चों, ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में। फिर कॉर्न लॉ हो गया है। फिर वीटो विशेषाधिकार क्या है, तो इसको आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अध्याय से भी हो गए। इसके बाद आती है बारी औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग, इसमें बच्चों एक 2 नंबर का प्रश्न है, एक 3 नंबर का प्रश्न है और बाकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इनको आप देख लें। औद्योगिकरण का युग देखें, इसमें स्प्रिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने। JN टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया, तो ये किया था जमशेदपुर में। फिर इसके बाद कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे, तो ये कौन रहे, सेठ हुकुमचंद। इनका उत्तर भी दिया हुआ है, सेठ हुकुमचंद। फिर छठवा है, स्प्रिंग जेनी मशीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बेटा ये एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भेड़ जो होती है ना, भेड़ के शरीर से ऊन को काटने के लिए किया जाता है। किसके, भेड़ जो होती है, हमें ऊन किससे मिलता है, भेड़ से मिलता है, और भेड़ के शरीर से जो ऊन काटने की मशीन होती है उसे स्प्रिंग जेनी नाम दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब जो स्प्रिंग जेनी होती है, इसे काटने वाला, इसे मतलब देखें, अभी आगे दिखा दे रहे हैं हम, सही जोड़ी देखें, स्टेपलर किसे कहा जाता है, ऊन को छांटने वाला। ये देखें, तो भेड़ के शरीर से जो बाल निकालती है, क्या, भेड़ के शरीर से बाल काटने वाली मशीन कौन सी है, स्प्रिंग जेनी। और इसे जो काटता है, अब कोई काटेगा भी ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेपलर। उसे काटने वाले को क्या कहते हैं, स्टेपलर कहते हैं। दूसरा है फुलर। तो फुलर का है बच्चों, चुन्नट से कपड़े समेटने वाला, ये याद कर लीजिएगा। फिर ये है देखो चौथा वाला स्प्रिंग जेनी। तो स्प्रिंग जेनी क्या है, यहाँ पे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये एक्चुअल में ये ऊन कटाई मशीन है, ये वाली, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये हो गए आपके। फिर इसके बाद बस अब देखें, ये पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी का, स्प्रिंग जेनी क्या है, आप भी बताए, बहुत देर से बता रहा हूँ, बस खत्म। फ्लाइंग शटल कर लीजिएगा, ये क्या था। गुमास्ता कौन थे, तो गुमास्ता कौन थे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, भारतीय बुनकरों, भारत के जो बुनकर हैं, बुनकर कौन थे, यही बुनाई का काम करते हैं, सिलाई बुनाई का, इन पे नियंत्रण रखने के लिए
एक नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया था जिसे गुमास्ता कहते थे। होता ये था कि भारत के जो बुनकर थे, अंग्रेजी शासन क्या था, इनके बनाए हुए कपड़ों को कम रेट में खरीदता था। तो भारत के बुनकरों ने क्या करने लगे कि ये दूसरों को अपना माल बेचने लगे। भारत में ही बेचते थे मगर दूसरों को, अंग्रेज सरकार को नहीं, वहीं के व्यापारियों को बेच देते थे। तो अब होता ये था कि अंग्रेज सरकार को कपड़ों मतलब माल नहीं मिल पाता था, तो उनकी चेकिंग करने के लिए एक अधिकारी को रखा गया था जिसे क्या कहा जाता था, उनकी चेकिंग करने के लिए एक अधिकारी को रखा गया जिसे गुमास्ता कहते थे। और ये क्या करते थे, भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे, मतलब उनको चेक करते थे कि कौन माल कहाँ बेच रहा है, कैसा बेच रहा है। इससे इनका काम क्या था, गुमास्ता के दो काम, पहला बुनकरों पर निगरानी रखना और दूसरा माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न देख लें, जाबर कौन थे। तो 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे जिन्हें जाबर कहते थे। ये जाबर कौन होते बच्चों, एक प्रकार के ठेकेदार। ठेकेदार क्या करते, मजदूरों को लेके आते ना, तो 19वीं सदी के जो उद्योगपति होते थे वो क्या करते थे, नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक हेड किसी को बना देते थे, इंचार्ज, जिसे क्या कहते थे, जाबर कहते थे। ये कौन होते थे, पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी होते थे। इसके बाद ये देखें, ये पढ़ लीजिएगा, पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, इसको भी देख लीजिएगा, पूर्व औद्योगिकरण। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था, जाबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण करते थे। तो वो क्या करते थे, ये जो जाबर होते थे, ये मजदूरों से काम के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। जाबर कौन है, मैंने बताया ना अभी, जाबर कौन होते, ये जो वो लोग थे जो इन मजदूरों को काम दिलाते थे, और काम दिलाने के बदले वो क्या करते थे, उनसे बोलते थे हमें कुछ पैसे दो तब हम तुम्हें काम दिलाएंगे, कोई गिफ्ट दो तब हम तुम्हें काम दिलाएंगे। इस प्रकार से मजदूर जो होते थे इन्हीं के गुलाम होकर रह जाते थे, क्योंकि अगर ये मजदूर अगर इन्हें गिफ्ट और तोहफे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो उनको काम नहीं देंगे। इस प्रकार वो उनकी ज़िंदगी पे पूरा कब्जा कर लेते थे। ठीक है, 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्टेपलर किसे कहते थे। स्टेपलर क्या होते हैं, वही मैंने बताया, कौन, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, छांटता है। सीधे आप लिख देना कि वह व्यक्ति जो भेड़ के शरीर से ऊन को छांटता है उसे स्टेपलर कहते हैं। फुलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। और कार्डिंग, जिसमें क्या होता है, इसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर में आ गए, तो देखें व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग एडवर्टाइज देख करके ही तो प्रभावित होते हैं। हमने एडवर्टाइज देखे कि यार ये साबुन बहुत अच्छी है, ऐश्वर्या राय नहा रही है इससे, या ये मोबाइल सलमान खान चला रहा है तो हम भी ये लें, और हम लोग उनके चक्कर में पड़ करके मतलब कई बार हम ठग लिए जाते हैं ना। तो ये देखें, ये क्या है, नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं, वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ, देखो यहाँ से लिखते हैं ना, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे, सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। हम इतिहास में देखें तो पता चलता है, हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों को बाजारों में फैलाने में और नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में विज्ञापनों ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है ना, तो क्या है, नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं, वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। ठीक है ना, पूरा लिख दीजिएगा, अच्छा है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइज से इंसान का माइंड बदल जाता है। मान लो आप एक मोबाइल खरीदना सोच रहे हैं 10,000 का, और आपने एक एडवर्टाइज देखी कि 12,000 का एक और मस्त मोबाइल आ रहा है, बहुत अच्छा है, उसमें एक फंक्शन एक्स्ट्रा है। तो आप लोग सोचते हैं यार 10 का लेने की जगह 2,000 और इकट्ठे कर लें। आप भ्रामक जानकारी में फंस जाते हैं ना, कभी कभी हमारे साथ दगा हो जाता है, इसलिए ये हो, पूरा लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद ये वाला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखें कि प्रथम विश्व युद्ध में एक नई स्थिति पैदा, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। ब्रिटिश के जो कारखाने थे, ब्रिटेन के जो कारखाने थे, वो क्या कर रहे थे कि सेना के लिए जो सामान चाहिए उन्हीं को बनाने में वो लगे हुए थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। इससे क्या हुआ कि भारत में जो बाहर से कच्चा माल आता था या जो सामान आता था यहाँ बिकने के लिए, ब्रिटेन के लोग अपना सामान यहाँ भारत में ही बेचते थे, तो वो आना कम हो गया।
जिससे क्या हुआ, भारतीय बाजारों की रातों रात एक बहुत बड़ा स्थानीय बाजार मिल गया, जिससे क्या हो गया, भारत का जो माल था वही भारत के लोग खरीदने लगे। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े, खच्चर की जीन, ये सब मतलब भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए बस ये फालतू की चीज़ें मत लिखना, फौज के लिए बहुत सारे सामान बनाने लगे। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगे, जिससे बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। समझ में आया आपको क्या बोला गया, कि जब ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था तो वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थीं, वहाँ के जो कारखाने थे, वो अपनी फौज के लिए साजो सामान बनाने में व्यस्त हो गए। इससे क्या हुआ, वहाँ भारत में जो मैनचेस्टर से जो आयात होता था, है ना, मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। इससे भारतीय बाजारों में रातों रात एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई और युद्ध लंबे चलने से भारतीय कारखानों में भी फौज के साजो सामान बनने लगे और बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया और औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। ये पूरा लिख दीजिएगा। इसके बाद और कोई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से आप लिख देना। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिक्कत थी कि वो क्या करते थे, भारतीयों से सामान सस्ते में खरीद लेते थे और उनको मजबूर करते थे कि तुम अपना सामान किसी और को बेच ही नहीं सकते, तुमने बेचा तो हम तुम्हें सजा देंगे, हम तुम्हारी चीज़ भला ही 1 रुपये में खरीदें चाहे 2 रुपये में खरीदें, पर तुम हमें ही बेचोगे और किसी को नहीं बेच सकते। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। और क्या करती थी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहती थी कि तुम अपने खेत में सामान उगाओ, हमारा मतलब हमारी फसल जो हम बोल रहे हैं वही उगाओ, तुम्हें पैसा चाहिए लो हमसे कर्जा ले लो। और लास्ट में मालूम क्या हो जाता था, जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। अब तुमने कर्जा खाए हो तो तुम्हें अपना सामान, अब तुम्हें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसे चुकाने हैं तो तुम अपना माल किसको बेचोगे, उन्हीं को बेचोगे, अब चाहे सस्ते मिले चाहे वो महंगे मिले। बहुत से मजदूरों ने स्प्रिंग जेनी का विरोध क्यों किया, तो देखें स्प्रिंग जेनी क्या है, यहाँ से लिखते हैं। स्प्रिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगीं। हुआ ये था कि इस मशीन के आने के पहले लोग अपने हाथों से भेड़ से ऊन काटते थे तो उनको रोजगार मिलता था, काम मिलता था। जब मशीन आई तो इससे क्या हो गया कि वो लोगों को दिक्कत होने लगी। जेम्स हरग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया। किनका? इस मशीन की वजह से मजदूरों का काम छिन गया। बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई, इसलिए बहुत से मजदूरों ने स्प्रिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया। समझ में आया आपको क्या था कि मशीन के कारण काम जो है बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था, है ना, इससे मजदूर बेरोजगार हो गए थे, वही पूरी बात है। लास्ट प्रश्न है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को समझाई जाती है। बच्चों इसको तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, तो आप इसको याद कर लें और आपकी गाइड में कोई सरल सा उत्तर है तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों लगभग यहाँ पे आप लोगों का ये जो इतिहास वाला चैप्टर था, इसमें एक मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया रह गई है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल आप लोग देख लें, ये देख लें आप लोग, ये इसका दूसरा कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठवा, फिर पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, फिर चौथा कर लीजिएगा खालिस्तान। देखिए ऑब्जेक्टिव तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप देख लीजिएगा पांडुलिपियाँ क्या हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर गुटेनबर्ग की छवि पुस्तक वाला ये कर लीजिएगा। पंचांग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपोजिटर क्या होता है, जो छपाई के लिए इबारत कंपोज करता है। इबारत मतलब समझ रहे हैं, जो मैटर बनाता है, किसी भी प्रिंट कर रहे हैं अपन कोई चीज़ को, जैसे ये पुस्तक में लिखे हुए हैं, ये पूरा जो डिजाइन करना यही कहलाता है कंपोजिटर। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। गैली क्या है, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी, इसे क्या कहते हैं, गैली कहते हैं। और जो जब अब मैटर टाइप हो जाता तो उसको एक चीज़ में ढाला जाता था, उसे ही हम क्या कहते हैं, गैली कहते। उलमा कर लीजिएगा। उलमा क्या है, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान उलमा कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लोग इस्लाम का कानून जानते हैं उन्हें हम उलमा कहते हैं। फतवा एक प्रकार की क्या होती है कि
इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैज्ञानिक घोषणा को फतवा कहते हैं। ठीक है, ये कर लीजिएगा। 9वां कर लीजिएगा, 10वां कर लीजिएगा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थी, और ये चैप बुक कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा इतिहास का वीडियो, पूरा इतिहास कवर कर दिया है आप लोगों के लिए। आज अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत जल्द हम अपनी राजनीति वाला पोर्शन लेके हाजिर होंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।